हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका जीएस मेंटर प्रकाश राज आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा विद पी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डियर फ्रेंड्स, हम डिफेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड जनरल साइंस इम्पोर्टेंट सीरीज़ पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं 22 सीरीज़, जो एक टेस्ट सीरीज़ के रूप में है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और अपने आप को परखना है कि आप इनमें से कितनी क्वेश्चंस का आंसर कर पाते हैं। जिसमें मैंने तीनों सब्जेक्ट को ऐड किया है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों को। और इसमें वही क्वेश्चन हैं जो आपके लिए वास्तव में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा इनको पढ़ने की कोशिश करना और आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य करना। और इससे पहले फ्रेंड्स, आप इसकी PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप आज से आपको सभी वीडियोज़ की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल पाएगी। आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और उसको बाद में भी रीड कर सकते हैं। तो इससे पिछले वाले वीडियो की 21 वीडियो की PDF भी आप उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पढ़ते हैं आज अपने जनरल साइंस सीरीज 22 के फर्स्ट क्वेश्चन की और आज का अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है। 1 यकृत में, 2 आमाशय में, 3 तिल्ली में जिसको स्प्लीन कहा जाता है, प्लीहा कहते हैं, 4 उदर में। तो आपको बताना है मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है। तो डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर अपन जाने तो विटामिन ए संचित रहता है यकृत में, कि यकृत में विटामिन ए संचित रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यकृत। और यकृत तो ऐसा अपना कोशिका अंग, अपना शरीर का अंग होता है जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अपने शरीर की सबसे आंतरिक ग्रंथि की बात करें तो सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि होती है वो होती है यकृत होती है। इसके बाद में जो सेकंड टॉप में होती है वो होती है अग्नाशय, जिसको पाचक एंजाइम, पाचक ग्रंथि कहा जाता है। और उसमें जो यूरिया का निर्माण होता है वो उसमें जो यूरिया चक्र, आर्निथिन चक्र होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर यूरिया का निर्माण होता है। तो फर्स्ट तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि होती है यकृत होती है और सेकंड होती है अग्नाशय। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 यकृत। यकृत में विटामिन ए सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में संचित होता है। ओके फ्रेंड, आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में कौन सी एक रूपांतरित बेल या बेल जड़ है। नंबर 1 आलू, 2 शकरकंद, 3 सलजम और 4 सिंघाड़ा। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एक जो भूमि के अंदर उगाई जाती है और एक प्रकार की रूपांतरित बेल जड़ है। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर जानिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 शकरकंद होता है। यानी कि शकरकंद एक ऐसी सब्जी होती है जो भूमि के अंदर होती है लेकिन रूपांतरित बेल या बेल जड़ के रूप में प्रेजेंट होती है। बात करें शकरकंद के बोटनिकल नेम की तो इपोमाया बटाटा इसका बोटनिकल नेम होता है। क्या हो शकरकंद का बोटनिकल नेम क्या होता है? इपोमाया बटाटा। बात करें आलू की तो आलू का होता है सोलेनम ट्यूबरोसम। 3 सलजम की बात करें तो सलजम का होता है ब्रेसिका रापा। सलजम का क्या होता है? ब्रेसिका रापा। सिंघाड़ा की बात करें तो सिंघाड़ा का होता है ट्रापा बिस्पिनोसा। क्या होता है? ट्रापा बिस्पिनोसा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। आलू का सोलेनम ट्यूबरोसम, शकरकंद इपोमाया बटाटा, सलजम ब्रेसिका रापा और सिंघाड़ा ट्रापा बिस्पिनोसा। ट्रापा बिस्पिनोसा किसका होता है? सिंघाड़ा का। तो ओके फ्रेंड, आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तंत्रिका ऊतक की मरम्मत का कार्य कौन करता है? नंबर 1 ग्लियल कोशिकाएं, 2 तंत्रिका कोशिकाएं, 3 साइटोन और 4 एक्सोन। यानी कि जो तंत्रिका टिश्यूज होते हैं उनकी मरम्मत का कार्य, उनके सुधार का कार्य कौन करता है? तो फ्रेंड, इसके राइट आंसर को जाने। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 ग्लियल कोशिका। यानी कि ग्लियल सेल्स वे सेल्स होती हैं जो तंत्रिका ऊतक के लिए मरम्मत का कार्य करती है। बात करें तंत्रिका ऊतक की तो तंत्रिका ऊतक होते हैं वो संवेदनाओं को शरीर जो
हमें संवेदनाएं प्राप्त होती है, उन संवेदनाओं को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तंत्रिका उत्तक करता है। और इसका निर्माण होता है वो एक्टोडर्म से होता है जो न्यूरॉन का बना होता है। यानी कि जो तंत्रिका उत्तक होता है इनका निर्माण होता है वो एक्टोडर्म से होता है जो न्यूरॉन्स के द्वारा निर्मित होते हैं, न्यूरॉन्स द्वारा बने हुए होते हैं। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव तंत्र में निम्न में से कौन एक पाचक एंजाइम नहीं है? नंबर 1 ट्रिप्सिन। ये जो मानव तंत्र में निम्न से पाचक एंजाइम नहीं है, ये ISPRI 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड। और अब भी यानी कि और भी कंपटीशन एग्जाम में इसके आने के पूरे चांसेस हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है ट्रिप्सिन, 2 गैस्ट्रिन, 3 टाइलिन, 4 पेप्सिन। तो आपको बताना है कि जो मानव तंत्र में निम्न में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 गैस्ट्रिन। जो गैस्ट्रिन होता है वो एक प्रकार का पाचक एंजाइम नहीं होता है। इसके अलावा ट्रिप्सिन है, टाइलिन है, पेप्सिन है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? पाचक एंजाइम होते हैं। बात करें अपन ट्रिप्सिन की, तो ट्रिप्सिन और गैस्ट्रिन जो होते हैं ये अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन हैं। किसके द्वारा? अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हैं। बात करें टाइलिन की, तो टाइलिन हमारे लार में पाया जाता है, हमारे मुख में जो लार होती है उसमें टाइलिन एंजाइम होता है। और जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो आमाशय से स्रावित होता है। ओके, इसके अलावा एक और रेनिन होता है, रेनिन, पेप्सिन, ये सारे आमाशय के द्वारा स्रावित होने वाले एंजाइम होते हैं। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए। मतलब फर्स्ट सूची को अपने को सेकंड सूची से सुमेलित करना है। नंबर ए है, सूची फर्स्ट में ए है क्रेब्स चक्र, सूची 2 में है कोशिका द्रव्य। बी ग्लाइकोलाइसिस एसिटाइल को एंजाइम, CO को एंजाइम। 3 ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्र के मध्य की कड़ी अवायवीय श्वसन और किण्वन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। यानी कि आपको बताना है कि इनको सुमेलित करना है कि कोशिका चक्र सूची 2 में किससे संबंधित है, ग्लाइकोलाइसिस किससे संबंधित है, ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्र के मध्य की कड़ी को क्या कहते हैं, और किण्वन किन के द्वारा होता है, किन में होता है। तो फ्रेंड इसके राइट आंसर को जाने, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि क्रेब्स चक्र होता है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से रिलेटेड होता है। यानी कि इसके जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है? क्रेब्स चक्र होता है। ओके, ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य से रिलेटेड है। कोशिका द्रव्य के अंदर क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया संपन्न होती है। बात करें ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्र के मध्य की कड़ी जो होती है एसिटाइल को एंजाइम, यानी कि एसिटाइल को एंजाइम को ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्र के मध्य की कड़ी कहा जाता है। और किण्वन की क्रिया होती है वो अवायवीय श्वसन के दौरान किण्वन की क्रिया संपन्न होती है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए 4 1 2 3, यानी कि क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य और ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्र के मध्य की कड़ी एसिटाइल को एंजाइम ए, और विटामिन तो किण्वन अवायवीय श्वसन। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे पहले अपन थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि जो क्रेब्स चक्र क्या होता है। कि जो क्रेब्स चक्र होती है इसकी क्रेब्स चक्र की सबसे पहले खोज की थी हैंस क्रेब्स ने इसकी सबसे बड़ी खोज की थी। और इसे साइट्रिक अम्ल चक्र या कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र भी कहा जाता है। यानी कि क्रेब्स चक्र के अन्य नाम की अपन बात करें तो या तो इसको साइट्रिक अम्ल चक्र या फिर ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र भी कहा जाता है। ओके, और ये जो क्रिया होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होती है। किसके अंदर संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के। यानी कि क्रेब्स चक्र की क्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होती है। और इसको अन्य 2 नामों से जानता है, एक होता है साइट्रिक अम्ल चक्र और दूसरा होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी खोजकर्ता थे हैंस क्रेब्स ने इसके बारे में सबसे पहले खोजा था, क्रेब्स चक्र के बारे में। बात करें ग्लाइकोलाइसिस की तो ग्लाइकोलाइसिस को EMP पाथवे भी कहा जाता है। यानी कि EMP पाथवे किसे कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस को कहते हैं। और इसके बारे में सबसे पहले बताया था जो वैज्ञानिक हुए उन्होंने सबसे पहले इसके बताया तो थे एम्बडेन, मेयरहोफ और पारनास ने इसके बारे में सबसे पहले इसकी जानकारी दी थी। यानी कि ग्लाइकोलाइसिस की खोज किसने की थी? एक तो एम्बडेन, मेयरहोफ और पारनास। एम्बडेन, मेयरहोफ और पारनास ने ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बताया था। ये जो क्रिया होती है ये कोशिका द्रव्य के अंदर संपन्न होती है। ओके फ्रेंड, किसके अंदर संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य के, जिसमें ग्लूकोज के एक अणु के पास जिसमें ग्लूकोज के एक अम्ल से
पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण होता है। क्या होता है? ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 परमाणु का निर्माण होता है। ओके फ्रेंड, इसमें जो O2 की आवश्यकता होती है वो अर्थात इनकी यह वायवीय और अवायवीय, इसमें कहने का मतलब इसमें O2 की आवश्यकता कभी नहीं होती है, ऑक्सीजन की कभी इसमें डिमांड नहीं होती है। इसीलिए ये चक्र एक ऐसा चक्र होता है जो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है वो अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन दोनों में संपन्न होती है। कहने का मतलब जहाँ वायु प्रेजेंट हो या वायु नहीं प्रेजेंट हो तो दोनों क्रियाओं के अंदर कौन सी क्रिया संपन्न होती है? ग्लाइकोलाइसिस होती है। ओके फ्रेंड, इसके खोजकर्ता थे एम्बडेन, मेयरहोफ और एक पारनास वैज्ञानिक थे। ओके फ्रेंड, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 6 है, मानव शरीर में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती है। ये क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स ISP 2000 में पूछा गया है। तो बताना है आपको मानव शरीर में जो पथरी बनती है, जो इसको अपन स्टोन कहते हैं, स्टोन बनती है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? नंबर 1 कैल्शियम ऑक्जेलेट, 2 सोडियम एसिटेट, 3 मैग्नीशियम सल्फेट और 4 कैल्शियम होता है। ओके, तो मानव शरीर में जो बनने वाली पथरी होती है डियर फ्रेंड्स वो होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। वो किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। ओके, बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। गाय व भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? नंबर 1 ये UPPSC प्री एग्जाम 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है कि गाय व भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? नंबर 1 सोमेटोटोनिन, 2 ऑक्सीटोसिन, 3 इंटरफेरोन और 4 इंसुलिन। तो बताना है कि गाय व भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑक्सीटोसिन की। ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाने के बाद गाय व भैंस के थनों में दूध आ जाता है, जिसको अपन आसानी से बाद में निकाल लेते हैं। ओके, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है गाय व भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर होता है? नंबर 1 प्रमस्तिष्क, नंबर 2 अनुमस्तिष्क, नंबर 3 मेरुरज्जु में और नंबर 4 तंत्रिका कोशिका में। तो डियर फ्रेंड आपको बता रहा है जो प्रतिवर्ती क्रियाएं जो संपन्न होती है हमारे शरीर के अंदर उनका नियंत्रण केंद्र क्या होता है? तो उनका नियंत्रण केंद्र होता है मेरुरज्जु। यानी कि हमारी जो बोन मेरो होती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, तो रीढ़ खंभ होती है, कशेरुक दंड होता है, वो हमारी प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है। तो अगर बोन मेरो हमारी डैमेज हो जाती है तो हमारी प्रतिवर्ती क्रियाएं वो खत्म हो जाती हैं। कहने का मतलब हमारी जो सेंसरी ऑर्गन वो नष्ट हो जाती हैं और कोई भी अगर संकेत हमारे को प्राप्त होता है वो हमारे मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाता है और किसी भी चीज़ का हमें को पता नहीं चल पाता। हमारा पूरा शरीर होता है वो बिल्कुल शून्य हो जाता है। ओके फ्रेंड, तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? मेरुरज्जु में होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर का प्रमुख संतुलन अंग कहाँ अवस्थित है? ये CDS 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। नंबर 1 कान का आंतरिक भाग, 2 कान का मध्य भाग, 3 मस्तिष्क का अग्रभाग और 4 कशेरुक दंड का ऊपरी भाग। तो आपको बताना है जो मानव शरीर का प्रमुख संतुलन अंग है वो कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन होगा राइट वन ऑप्शन नंबर 1 कान का आंतरिक भाग। यानी कि कान का जो इंटरनल पार्ट होता है वो हमारे मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण संतुलन अंग होता है। जो कान की सबसे बड़ी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी होती है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी वो होती है कान की हड्डी होती है, जिसको अपन स्टेपीज कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम्स में रिपीट किया जाता है, तो उसका आपको ध्यान रखना है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? वो कान के अंदर होती है, उसका नाम होता है स्टेपीज। इसके पास में 2 हड्डियाँ और होती है, एक होती है इनकस और दूसरी होती है मैलियस। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उभयलिंगी क्या होते हैं? नंबर 1 नर व मादा लैंगिक अंग एक ही जीव में होते हैं। 2 यह मछलियों में निषेचन की एक विधि है। नंबर 3 मधुमक्खियों में मजदूर मधुमक्खी की कोटि है और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है जो उभयलिंगी क्या हो, कहने का मतलब ऐसे जंतु जिनमें दोनों लक्षण पाए, विभिन्न प्रकार के लक्षण, खूब सारे लक्षण उनके प्रेजेंट होते हैं, यानी कि नर व मादा दोनों से रिलेटेड उसमें लक्षण होते हैं। तो वो क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 नर व मादा लैंगिक अंग एक ही जीव में होते हैं। कहने का मतलब जो नर और मादा से रिलेटेड जितने भी लैंगिक अंग होते हैं वो एक ही जीव के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होते हैं? उभयलिंगी होते हैं। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए। नंबर 1 फर्स्ट सूची में आपको कुछ आविष्कार दिए गए हैं और सेकंड क्वेश्चन में उनसे रिलेटेड आविष्कार के उनके खोजकर्ता दिए गए हैं, तो आपको इनको एक दूसरे से सुमेलित करके बताना है कि इनका राइट क्या होगा। नंबर A इंसुलिन, तो
इंसुलिन के बारे में बताना कि नंबर 2 में इंसुलिन का राइट आंसर क्या है। तो डियर फ्रेंड्स, इसका इंसुलिन बात करें कार्ल लैंडस्टीनर, गर्भ निरोधक गोलियां एफ बेंटिंग, हृदय प्रत्यारोपण विलियम हार्वे, रुधिर परिसंचरण पिनकस और रुधिर परिवर्तन क्रिश्चियन बर्नार्ड। तो हमको इनको एक दूसरे के सम्मिलित करके बताना कि इनसे इनका जो राइट खोज करता है वो कौन है। तो राइट आंसर जानिए, तो इंसुलिन होता है उसकी खोज करता थे एफ बेंटिंग। इंसुलिन की खोज करता कौन थे? एफ बेंटिंग। यानी कि एफ बेंटिंग ने सबसे पहले इंसुलिन की खोज की थी, जिसकी कमी से हमारे शरीर में मधुमेह रोग हो जाता है। ओके, गर्भ निरोधक गोलियों की बात करें तो गर्भ निरोधक गोलियों की खोज की थी पिनकस नामक वैज्ञानिक ने। जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं वो महिलाओं के लिए होती हैं कि असामान्य टाइम पे अगर बच्चा नहीं अपने को जरूरत होती है तो उसके अपन गर्भ निरोधक गोलियों का यूज करते हैं, जिससे अपने बच्चे को ठहराया जा सकता है। ओके, तो गर्भ निरोधक गोली खोज की थी पिनकस ने। बात करें हृदय प्रत्यारोपण की तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सबसे पहले हृदय का प्रत्यारोपण किया था। ओके, क्रिश्चियन बर्नार्ड ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण की खोज की थी। बात करें रुधिर परिसंचरण की तो विलियम हार्वे जिन्होंने रुधिर परिसंचरण की खोज की। और रुधिर परिवर्तन की बात करें तो कार्ल लैंडस्टीनर ने, यानी कि रक्तसमूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2 4 5 3 1, यानी कि इंसुलिन, एफ बेंटिंग, गर्भ निरोधक गोलियां, पिनकस हृदय प्रत्यारोपण, क्रिश्चियन बर्नार्ड रुधिर परिसंचरण, एफ बेंटिंग विलियम हार्वे और रुधिर परिवर्तन कार्ल लैंडस्टीनर। तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे। और 101% डियर फ्रेंड, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेट पूछा जाएगा, तो आप इनको अच्छे से लर्न करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी कि आपको कुछ केमिकल फॉर्मूलाज और उनसे उनके यानी कि वो किस बंध द्वारा आबद्ध होते हैं उनके बारे में दिया गया है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। नंबर 1 CCl4 सहसंयोजक बंध, NaCl आयनिक बंध, C2H5OH हाइड्रोजन बंध और PH3 उप सहसंयोजक बंध। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 PH3 उप सहसंयोजक बंध। यानी कि जो PH3 होता है वो उप सहसंयोजक बंध के द्वारा बंधित नहीं होता है। इसके अलावा CCl4 होता है वो सहसंयोजक बंध से रिलेटेड होता है, NaCl आयनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं और C2H5OH हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधित होते हैं। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा एक रसायन सामान्यतः किसान द्वारा खरपतवार नाशी को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त होता है? नंबर 1 DDT, नंबर 2 मेलाथियोन, 3 मेथिल ब्रोमाइड और 4 2,4-D। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा एक ऐसा रसायन है जो किसानों के लिए खरपतवार नाशी को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 2,4-D, यानी कि 2,4-D का उपयोग खरपतवार नाशी को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आप जानते हैं खरपतवार नाशी क्या होती है? कि आपने कई बार देखा होगा कि हमारे खेतों की जो सींव होती है उसमें या खेतों में अपने जो अनाज उगाते हैं उसके बीच में विभिन्न प्रकार के वेस्ट मटेरियल उगाता है, वो वेस्ट मटेरियल बहुत जहरीला होता है जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाता है, हमारी फसल को नष्ट करने का कार्य करता है, जिसको अपन खरपतवार कहते हैं। तो उसको नष्ट करने की क्रिया कहलाती है खरपतवार नाशी, और इसी के लिए यूज किया जाता है 2,4-D। यानी कि 2,4-D एक ऐसा रसायन है जो किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है, जिसके माध्यम से खेतों से खरपतवार नाशी को नष्ट किया जाता है। बात करें DDT, कई बार DDT की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है क्या होती है? डाइफ्लोरो ट्राइक्लोरोएथीन। डाइफ्लोरो-डाइफ्लोरोएथीन DDT की फुल फॉर्म होती है। तो आई होप सो फ्रेंड आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? नंबर 1 क्वथनांक में वृद्धि व हिमांक में कमी, नंबर 2 क्वथनांक में कमी व हिमांक में वृद्धि, नंबर 3 क्वथनांक व हिमांक दोनों घटते हैं, और नंबर 4 क्वथनांक में हिमांक दोनों बढ़ते हैं। तो आपको बताना है कि जब भी पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसमें कौन सा परिवर्तन होता है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 क्वथनांक में वृद्धि व हिमांक में कमी। यानी कि जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसको क्वथनांक का मान तो बढ़ जाता है और जबकि उसके हिमांक का मान घट जाता है। ओके, अब जान लेते हैं कि हिमांक क्वथनांक होते क्या हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें हिमांक की, तो हिमांक वह निश्चित टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी द्रव्य अपनी द्रव्यवस्था से सीधा किस में परिवर्तित हो जाता है?
ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि वह निश्चित तापक्रम जिस पर कोई भी द्रव्य अपनी द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। जो हिमांक, अगर बात करें जल की हिमांक की, तो जल का हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। और ये जब भी अगर पदार्थ में कोई अशुद्धियां प्रेजेंट होती हैं उस कंडीशन में हिमांक का मान क्या होता है, हमेशा कम हो जाता है। ओके, अशुद्धि की कंडीशन में, जब अशुद्धि की उपस्थिति में हिमांक के मान में क्या होती है, हिमांक का मान घटता है, हिमांक का मान कम हो जाता है। बात करें क्वथनांक की, तो वह निश्चित तापक्रम जिस पर कोई भी द्रव्य सीधा द्रव्य उबलने लग जाता है, उबलना शुरू हो जाता है, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। और अशुद्धि की उपस्थिति में क्वथनांक का मान हमेशा इंक्रीज होता है, हमेशा बढ़ता है। हिमांक का मान घटता है जबकि क्वथनांक का मान क्या होता है, बढ़ता है। ऐसे एक और होता है गलनांक। गलनांक की बात करें तो वह निश्चित तापक्रम जिस पर कोई भी द्रव्य अपनी ठोस अवस्था से पूर्ण सीधे किसमें परिवर्तित होता है, द्रव्य अवस्था में आ जाता है। यानी कि अब जब भी कोई एक ऐसा निश्चित तापक्रम जो कोई द्रव्य पदार्थ होता है अगर ठोस अवस्था से सीधे किसमें आ जाता है, अपनी पूर्ण रूप से अपनी द्रव्य अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, पदार्थ की गलनांक कहते हैं। ओके, और अशुद्धि की स्थिति में बात करें तो अशुद्धि की अवस्था में जो गलनांक होता है उसका मान हमेशा क्या होता है, कम होता है। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे, तीनों आपको अच्छे से लर्न हो गए होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर से आपको सुमेलित करना है क्वेश्चन। सूची फर्स्ट में कुछ पॉलीमर्स दिए गए हैं, बहुलक दिए गए हैं, और सूची 2 में उनके उपयोग दिए गए हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड खाना बनाने के बर्तनों के निर्माण में, पॉलीस्टाइरिन बरसाती कोट व स्नान गृह के पर्दे बनाने में, टेफ्लॉन लेंस व पारदर्शी डैम बनाने में, और ल्यूसाइट बच्चों के दूध की बोतल निर्माण में। तो आपको इनको सुमेलित करना है कि पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग किसमें करते हैं, पॉलीस्टाइरिन का किसमें करते हैं, टेफ्लॉन का उपयोग किसमें किया जाता है, और ल्यूसाइट का उपयोग किसमें किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसको जानते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2413। यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड की बात करें तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग पीवीसी जिसे अपन कहते हैं, इसका उपयोग बरसाती कोट व स्नान गृह के पर्दे बनाने में किया जाता है। यानी कि बरसात के दिनों में अपन जो कोट पहन के जल्दी से अपना शरीर भीगता नहीं है, तो उन बरसाती कोट या स्नान घरों में जो बाथरूम में जो पर्दे लगाए जाते हैं उनको बनाने में पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। ओके, तो ऑप्शन ए का आंसर होगा ऑप्शन 2, बरसाती कोट व स्नान गृह के पर्दे बनाने में। बात करें पॉलीस्टाइरिन की, तो पॉलीस्टाइरिन का उपयोग किया जाता है बच्चों के दूध की बोतल बनाने में। यानी कि बच्चों के दूध की बोतल के निर्माण में किसका उपयोग करते हैं, पॉलीस्टाइरिन का। तो ऑप्शन बी का आप राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, बच्चों के दूध की बोतल निर्माण में। बात करें सी टेफ्लॉन, तो टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है खाना बनाने के बर्तनों के निर्माण में। जो खाना बनाने के बर्तन होते हैं उनके निर्माण में यूज करते हैं अपन टेफ्लॉन नामक एक पॉलीमर का बहुलक का उपयोग करते हैं। तो सी का राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, खाना बनाने के बर्तनों के निर्माण में। बात करें डी ल्यूसाइट, तो ल्यूसाइट का उपयोग करते हैं अपन लेंस व पारदर्शी डोम बनाने में। तो ऑप्शन डी का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, लेंस व पारदर्शी डोम बनाने में किसका उपयोग करते हैं, ल्यूसाइट का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2413। तो आई होप सो फ्रेंड आप समझ पाए होंगे और आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको कुछ लग रहा है कि वास्तव में क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। साथ में मेरे चैनल जीएस अड्डा विद पीसी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ में बेल आइकन को अवश्य प्रेस करना, ऑल बटन पे प्रेस करना, जिससे आने वाले जितने भी वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इन वीडियोज को पूरा आनंद उठा सकें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिजली से लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है नंबर 1 पायरिन अग्निशामक, 2 झाग अग्निशामक, 3 जल अग्निशामक, 4 सोडा अग्निशामक। तो आपको बताना है कि जो बिजली से जो आग लग जाती है उसको बुझाने में किसका उपयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 पायरिन अग्निशामक। यानी पायरिन अग्निशामक से अपन बिजली से लगी आग को बुझा सकते हैं। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित नहीं है, नंबर 1 विद्युत बल्ब, 2 विद्युत चुंबक, 3 विद्युत हीटर, और 4 विद्युत सेल। तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित नहीं है बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 विद्युत हीटर। यानी कि विद्युत हीटर एक ऐसा उपकरण होता है जो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित नहीं होता। इसके अलावा विद्युत बल्ब है, विद्युत चुंबक है, विद्युत सेल, ये सारे विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक निम्न दिशा की ओर संकेतित होता है। यानी कोई भी एक चुंबक है वो स्वतंत्र स्थिति में लटका हुआ है, तो उस कंडीशन में वो उसको किस दिशा की ओर संकेत करता है, नंबर 1 पूर्व से पश्चिम की ओर,
2 दक्षिण से पश्चिम की ओर, 3 उत्तर से दक्षिण की ओर, और 4 कोई निश्चित नहीं है, यानी कि कोई दिशा उसकी निश्चित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 उत्तर से दक्षिण की ओर, कि कोई भी एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है, यानी कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर अपनी दिशा को इंगित करता है। आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिमोट कंट्रोल में कौन सी तरंगे प्रयुक्त होती हैं? डिफरेंस अपन जो घरों में टीवी वगैरह, जो डीवीडी प्लेयर वगैरह या जो होम थिएटर वगैरह, इनको चलाने के बाद जो रिमोट का यूज करते हैं उनमें कौन सी तरंगे प्रयुक्त होती हैं? तो इसका नंबर 1 अल्फा किरणें, 2 एक्स किरणें, 3 अवरक्त किरणें, और 4 गामा किरणें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 अवरक्त किरणें, यानी कि अवरक्त किरणें हमारे रिमोट कंट्रोल के अंदर प्रेजेंट होती है, जिससे अपन जब भी अपन टीवी के सामने उसको यूज करते हैं तो अपन उसको टीवी में कोई भी प्रोग्राम होता है उसको आसानी से चेंज कर पाते हैं, उसको यूज किया जाता है अवरक्त तरंगे। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव नेत्र का वह भाग जो फोटोग्राफी कैमरे के द्वारक के समान कार्य करता है। नंबर 1 परितारिका, जिसको अपन आइरिस पार्ट कहते हैं। नंबर 2 लेंस, 3 तारा या पुतली, और 4 रोमहव पेशियां या सीलियरी मसल्स। तो आपको बताना है जो मानव नेत्र का वह भाग जो फोटोग्राफी कैमरे के द्वारक की कार्य के समान कार्य, यानी कि फोटोग्राफी में जो अपन देखते हैं सामने कैमरा होता है, उसके सामने अपन जो ही उससे फ्लैश पड़ता है तो एक स्पेशल प्रकार की लाइट अपने सामने फोकस होती है। तो उसी तरह से जो हमारी आंख का ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो फोटोग्राफी कैमरे के द्वारक के रूप में कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 तारा या पुतली, यानी कि हमारी जो आंख की जो पुतली होती है वो हमारे लिए फोटोग्राफी कैमरे के द्वारक के समान कार्य करता है। मतलब जब आंख झपकती है, आंख पलक झपकती है, जो पुतली झपकती है, तो अपन देखते कोई वस्तु अपने को दिखती है, फिर एकदम से अपने सामने हल्का सा अंधेरा चाहता है, एक उजाला सा अपने सामने प्रकट होता है, तो वही होता है तारा या पुतली जो हमारे लिए फोटोग्राफी कैमरे के द्वारक के समान कार्य करता है। तो थैंक्स फ्रेंड। तो डियर फ्रेंड, तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? क्या वाकई आपको लगता है ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है? तो आप जाइए और अपने जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप हैं उनमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब इससे इतना सा होगा आपके फ्रेंड को कहीं ना कहीं उसकी हेल्प हो पाएगी और वो आपको थैंक्स कहेगा, आपको अच्छा रहेगा, और मेरा भी एक छोटा सा जो मैसेज है वो उन तक पहुँच पाएगा। और तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके मुझे अवश्य बताएं। आपकी कोई भी किसी भी क्वेश्चंस के रिलेटेड कोई क्वेरी रहती है तो मुझे ज़रूर बताना। और इससे पिछले वाले वीडियो अगर आपको देखना चाहते हैं तो आप मैंने प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है, उसमें जाके देख सकते हैं, या वीडियो के एंड स्क्रीन में जो आई बटन क्लिक करके उस पर भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।